मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जहां पे हम लोग फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे या स्मॉल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं बात इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब ये देखिए, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात की जाती है। आप जानते होंगे कि चीजों को सरल करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि अगर कोई मैग्नेट है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल है और इसकी पोल स्ट्रेंथ, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है उसको अगर मैं QM1 कह दूं, नॉर्थ वाले को सपोज, इसको मैं कह दूं QM2, ये क्या है इनकी पोल स्ट्रेंथ। तो मैं इन दोनों में लगने वाला जो फोर्स है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस आपका R है, तो ये हो जाता है F = μ0/4π QM1 QM2/r²। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल थ्योरेटिकल है। असल में क्योंकि पोल्स अलग से डिजाइंड ही नहीं किए जा सकते नॉर्थ और साउथ, तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। लेकिन चीजों को सरल करने के लिए इस तरह से समझा जाए, जैसे कि हम लोग चार्जेस में समझते रहे हैं, चार्ज में से कूलॉम लॉ लगता है, तो ये चीजें काफी सरल हो जाती हैं और पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज रहती हैं। इस वजह से ये बातें की गई हैं। इसकी पोल स्ट्रेंथ, बाकी ये फॉर्मूला क्योंकि कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं देता। आगे चलते हैं। दूसरी बात, जैसे कि आप लोगों ने वहां सीखा था अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, कि जो हमारे पास डायपोल मोमेंट हुआ करता था P, वो होता था 2QL। आपको ध्यान होगा, जहां पर चार्जेस -Q + Q की बात की जाती थी, उसी तरीके से फटाफट समझ लीजिए L2L था इसके बीच का डिस्टेंस। यहां पे भी जो पोल स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक डायपोल जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो मैंने कहा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इनके बीच की जो दूरी है अगर मैं 2L ले लूं तो इसको हम बोल देते हैं M, और ये होता है पोल स्ट्रेंथ × 2L। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो जैसे यहां माइनस से प्लस की तरफ होता था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, तो यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये फॉर्मूला देखिए यहां पे लिखा हुआ है, आप दिमाग में रखिए, इसका इस्तेमाल जहां पड़ेगा वहां हम करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है क्या चीज, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आगे चलते हैं। अब दूसरी बात कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। इसमें ये भी बिल्कुल एकदम सिंक्रोनाइजेशन में है, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा था। अब यहां पर देखिए U = -mb cos θ2 - cos θ1, और यहां अगर मैं बात कर लूं कि परपेंडिकुलर पोजीशन पे एनर्जी 0 है पोटेंशियल, ये एंगल किसके बीच में है, M और B के बीच में, जैसा कि वहां डायपोल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था। तो यहां वैल्यू हो जाएगी -mb, क्योंकि थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, आप बात करेंगे 0 डिग्री। -mb की बात की गई, अगर थीटा हमारा 0 हो जाएगा तो cos 0 1 होता है, या इसको सीधे लिख दीजिए तो m.b की बात कही गई है। तो यहां पर वैल्यू लिख लीजिए m.b। अगर हम परपेंडिकुलर लेके चलते हैं, लेने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपने एक मैग्नेट लिया हुआ है साउथ से नॉर्थ, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया m, जिसे आप बता रहे हैं, उसका डायरेक्शन इस तरीके से हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। तो यही बात यहां पर देखिए कही गई है कि जब भी हमारा थीटा 90 होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, और जब थीटा हमारा 180 डिग्री होता है तब ये वैल्यू हो जाती है +mb। आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आती है थीटा जब हमारा 0 होता है। थीटा 0 होने का मतलब है कि हमारा मैग्नेट साउथ नॉर्थ ऐसे ही है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक लाइंस मत समझ लेना, और ये B ऐसे ही है। तो ये M है, ये B है। जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस समय जो एनर्जी होती है वो -mb होती है, जिस इज द मिनिमम या लोवेस्ट। आपसे पूछा भी जाता है कि लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेट की कब मिलेगी, तब मिलेगी जब दोनों पैरेलल हो। ये बात लिखी भी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन m इज एंटी पैरेलल। ये कहानी कब की है, एंटी पैरेलल की। एंटी पैरेलल का मतलब है जिस डायरेक्शन में B है, हमारा मैग्नेट M का डायरेक्शन उसका उल्टा है। आप समझ पाए होंगे, B है इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेट है वो साउथ से नॉर्थ ऐसे रखा है जिससे इसका M अपोजिट हो जाए। तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। आप समझ पाए होंगे, वहां पर मिलेगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम यहां और मिनिमम इस जगह पर, जब थीटा 0 हो। यह बात पकड़ के रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की बात लेके चलते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक ये टॉपिक है, इसकी चर्चा सवालों में करेंगे, और एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों पे ही न्यूमेरिकल ज्यादा बनेंगे, बाकी कोई गुंजाइश नहीं है न्यूमेरिकल बनने की। यहां बात की जाए तो करंट लूप, जब मान लीजिए कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है, जैसे मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज सपोज करिए, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएंगे, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात कर ली जाए, तो कुछ अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ऐसे मूवमेंट करा दूं या पॉजिटिव का ऐसे करा दूं, आप देख पा रहे होंगे, तो ये कैसा बिहेव करने लगता है, एज ए मैग्नेट, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ उसके बन जाता है। उसी की चर्चा की गई है कि जब एक चार्ज ऐसे सर्कुलर फैशन में, रिंग फैशन में, लूप में चक्कर लगाने लगेगा, तो उसका बिहेवियर मैग्नेट की तरह होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है। उस समय उसका m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो होता है IA, और अगर मान लीजिए जो चक्कर वो लगा रहा है उसमें n टर्न्स ले लेता है एक सेकंड के अंदर, तो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, m = NIA, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज है, कितनी रफ्तार से चक्कर लगा रहा है आप जानते नहीं है, वो तो निकलेगा यहीं से। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो वेक्टर होता है, तो आखिर वेक्टर तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होती है आप पकड़ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ये तो ऐसे अगर चल रहा है तो ऐसे आप फिंगर्स को बंद कीजिए, क्लोज कीजिए, और जिस डायरेक्शन में अंगूठा थंब आपका एक्सटेंडेड थंब दिखाई पड़ेगा, उस डायरेक्शन में m की वैल्यू हो जाएगी। तो इस समय अगर ये पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो m की वैल्यू ऊपर की तरफ है, m का डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। और अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो हमें क्या समझना होगा, पॉजिटिव वाला ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसका उल्टा, तो फिर हमें ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, और इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें m की वैल्यू नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये m का डायरेक्शन है, जो कि अभी काम आएगा, ध्यान देने की बात है। तो m की वैल्यू होगी NIA, और इसका डायरेक्शन मैंने आपको बताया राइट हैंड थंब रूल से, जो मैंने अभी अब करके दिखाया था, उस रूल से निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब गॉस लॉ, जो गॉस लॉ होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, यहां पर सीधे तौर पे एप्लीकेबल नहीं होता। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था, E.ds = Q इनसाइड नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड है, नेट चार्ज है, ये पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन यहां पर ये मैग्नेटिज्म में ये फिगर साथ नहीं आती, यहां पोल स्ट्रेंथ नहीं रखी जा सकती। अगर मैं इस फिगर को यहां ऐसे चेंज कर दूं, B.ds लिख दूं, तो यहां इसके लिए ये वैलिड नहीं है कि मैं यहां पे पोल स्ट्रेंथ लिखूं और एप्सिलॉन नॉट कर दूं। ये पॉसिबल नहीं होता, यहां पर ये संभव नहीं है, क्योंकि एक पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो गॉस लॉ डायरेक्टली यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर होता है उतना ही क्लोज सरफेस से निकलता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर 10 इंटर करेंगी तो बाहर 10 निकलेंगी, पक्का है, क्योंकि सिंगल पोल, मोनोपोल केवल नॉर्थ या केवल साउथ इस दुनिया में पाए ही नहीं जाते हैं, जोड़े में ही मिलते हैं, नॉर्थ साउथ एक साथ ही मिलता है। तो अगर नॉर्थ साउथ एक साथ मिलता है तो जितना जाएगा उतना निकलेगा, नॉर्थ से निकल के साउथ को जाना ही जाना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 लाइन एक्स्ट्रा आ जाएं। अगर एक्स्ट्रा आ रही हैं, इसके अंदर मैग्नेट है, तो मैग्नेट में नॉर्थ साउथ दोनों है, जो निकल रहा है वो घूम के आ भी रहा है। बात समझ में आई होगी। तो यहां पर क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसकी जो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू की बात करते हैं वो हो जाती है 0, और इसी से ये साबित हो जाता है कि हमारा कभी भी डाइपोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा मैग्नेटिज्म में डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ और साउथ। आपको ध्यान रखने योग्य बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज अलग से एग्जिस्ट करता है, माइनस वाला एग्जिस्ट करता है, समझ पा रहे होगे। लेकिन नॉर्थ अलग से एग्जिस्ट नहीं करता, साउथ अलग से एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों जोड़े में होते हैं, एक साथ। नॉर्थ साउथ अलग अलग नहीं किया जा सकता इनको, अभी तक की स्टडी यही बताती है। तो बात समझ पाए होंगे, यही बात यहां की जाती। कोई पूछे गॉस लॉ क्या एप्लीकेबल है, तो आप कहेंगे जी नहीं, गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो गॉस लॉ का रेफरेंस है वो रेफरेंस ये है कि कभी भी मोनोपोल नहीं पाया जाएगा, हमेशा डाइपोल पाया जाएगा। जो वैल्यू यहां दिख रही है मैंने समझाने की कोशिश की, कई बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा समय दिया। आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात आती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हमें अर्थ की
मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर तरीके से समझना है, पूरी बात अंडरस्टैंड करनी है, तो तीन चीजें सीखनी जरूरी हैं। पहली क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सीखने के लिए पहली है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरी है एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, तीसरी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे जिससे बात आप समझ पावें। किस चीज को सीखना चाहते हैं? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरीके से। तो तीन एलिमेंट्स हैं उसके जिसको सीखना पड़ता है अपने को। चलिए साहब आगे की बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो पहला नंबर था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है आपको पता ही है, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यानी किसी भी प्लेस पर जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है या जो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है देखिए, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अल्फा। तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका कहलाएगा अल्फा, मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में। ये देखिए ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये नॉर्थ का ज्योग्राफी वाला लिखा है, ये साउथ का ज्योग्राफी वाला लिखा है, और जिस तरफ ये खुद लगी हुई कहानी है ये मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन और इनके बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसे आप अल्फा कह रहे हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी बात एंगल ऑफ डिप की। तो एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है? द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अब मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हमारा जो मैग्नेट है वो जितना हॉरिजॉन्टल से डिप कर जाता है, मैग्नेटिक कंपास समझ लीजिए, मैग्नेटिक कंपास जितना डिप कर जाता है वो क्या एंगल कहलाती है? डिप एंगल। और इसे नॉर्मली हम लोग डेल्टा से शो करते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप। और ज्योग्राफिक मेरिडियन तो ऊपर होगी जो दिख रहा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन इधर है। दोनों एक डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन आप समझते होंगे, मैग्नेटिक पोल से जाने वाला प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक पोल से जाने वाला वर्टिकल प्लेन, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन। आगे चलते हैं। ये वन शॉट वीडियो में मैंने तसल्ली से ज्यादा डिटेल में बताया, अभी तो रिवाइज करा रहा हूं। आगे चलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, मान लीजिए आपका ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, किसी जगह ये एंगल ऑफ डिप बनाया इसने मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, हॉरिजॉन्टल वाले से डेल्टा, ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में जिसे BH कह सकते हो, और ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट जिसे कह सकते हो BV। तो यहां पर आसानी से लिखा जा सकता है, देखिए लिखा भी है कि BH की जो वैल्यू होगी, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B, ये एंगल डेल्टा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? B cos डेल्टा। और BV की बात करें अगर हम लोग तो कह सकते हैं B sin डेल्टा। तो ये B cos डेल्टा और B sin डेल्टा हो जाता है। अब इसी में एंगल ऑफ डिप अगर निकालना हो तो हम ये जान रहे थे कि tan डेल्टा कितना हो जाएगा, जो कंपोनेंट यहां पे लिए थे, अगर इसी को हम लोग डिवाइड मार दें एक दूसरे से, तो BV की वैल्यू थी B sin डेल्टा और इसकी वैल्यू थी B cos डेल्टा, ये वैल्यू थी BV और ये वैल्यू थी BH। अब यहां पर देखिए कट के मिल जाता है tan डेल्टा, तो tan डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी BV अपॉन BH, और डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप हम पता कर सकते हैं अगर हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है। साथ में हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों के दोनों आप देख ही रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। ये था BH और ये था BV, तो इसके बीच BV कितना होगा, B कितना होगा, वो निकालने के लिए रिजल्टेंट आप फॉर्मूला ये वेक्टर का लगाते रहे हैं, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। इस तरीके से इस पे सवाल बहुत बनते हैं, मैंने भी न्यूमेरिकल लिए हैं आपको सिखाने के लिए, तो इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं बेटा। अब आता है मैग्नेटाइजिंग। अब कुछ टर्म्स आते हैं, तीनों एलिमेंट्स हमने अर्थ के सीख लिए, कुछ टर्म्स हैं जिसको ध्यान रखिएगा, जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसकी वैल्यू होती है B0 = μ0 NI। अगर कोई लूप बनाया है उसमें n टर्न्स हैं तो μ0 NI, ये इसकी वैल्यू आ जाती है।
दूसरी बात करें तो मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, बी एम की वैल्यू देखिए लिखी है, बी नॉट की वैल्यू ये लिखी है। तो जस्ट कीप इन माइंड, ये जगह जगह फॉर्मूले के तौर पे आ जाए तो आप इसको संभाल सकें। आगे बात करते हैं H का, जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज H? H इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये बी नॉट अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है। कई जगह आसानी से हम बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच भी लिखते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज H? H is मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये शब्द हैं, थोड़े से शुरू में कंफ्यूज होंगे, फिर 2-4 बार आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे m से दिखाते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो m की वैल्यू स्मॉल m अपॉन v होता है। स्मॉल m क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्मॉल m है। और ये b की वैल्यू, ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, m निकल आया। और b की वैल्यू म्यू नॉट h प्लस m, ये फॉर्मूला भी जगह जगह यूज हो सकता है, इसको तैयार रखिए। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, म्यू की b अपॉन h, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, मैग्नेटिक सब्सिटिबिलिटी सही m अपॉन h। इस सबको याद करना होगा, मौका पड़ते ही आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये b इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस m, b इक्वल टू म्यू h, और एक ये रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जगह जगह यूज होता है। सब्सिटिबिलिटी का मतलब साई m और म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, जो आप समझ चुके हैं, जो आपने भी सीखा है। तो ये टर्म्स हो जाते हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन से हैं जो आपको तैयार रखने चाहिए एग्जामिनेशंस के लिए। तो पहला डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पोजीशन, ये नहीं रहा है कोर्स में, बाकी है, मैं आगे दिखा देता हूं। एक ये इंपॉर्टेंट है जो कोर्स में है और आपसे पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बातचीत। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी आ जाएगा इसका कि ये डेरिवेशन कीजिए, बहुत छोटा सा 3 लाइन का डेरिवेशन होता है, जोड़ना घटाना, जैसे मैंने बताया। दूसरा ये रिलेशनशिप कैसे आई है, इसको आपको पूछा जाता है। ये मुश्किल से 4 लाइन 5 लाइन का डेरिवेशन है, 10 मिनट 5 मिनट लेगा, फटाफट तैयार हो जाएगा। 1 शॉट वीडियो में मैंने करके दिखाया भी है। आगे चलते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चे शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार और आसान। तो रही ये पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, इसको भी आराम से देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो है 50 m एंड द साउथ पोल की जो है वो है 100 m, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। तो फोर्स का हमने वैल्यू पढ़ रखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू m1 m2, वही दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ, अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, f ये वैल्यू है 10 की पावर -7, क्यू m1 की बात करते हैं 50 इंटू 100, 50 इंटू 100, नीचे ये सेंटीमीटर में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका हम करेंगे स्क्वायर तो आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए 2 जीरो को आपने, ये 100 था देखिए, ये 2 जीरो कट गया, फर्स्ट क्लास। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, F इक्वल टू, ये आ गया 10 की पावर 3, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये इसका देखिए आंसर है। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो हमें ये ऑप्शन मिलता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप देख पा रहे होंगे, बड़े आराम से सवाल हो गया, इसको भी दिमाग में रखिए, आ जाए तो फटाफट कर लेंगे। आइए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिज्म इज इन सब्सटेंस इज कॉज्ड बाई, किसी के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो किस वजह से डेवलप होता है। तो एक तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का, उस वजह से, प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका स्पिन मोशन, एक ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट में चक्कर लगाना, दूसरा अपनी जगह घूमना, जैसे बॉल स्पिन करती है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगा, पृथ्वी नुमा, जैसे पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो 1 साल हो जाता है 365 दिन, और अपनी जगह घूमती है तो दिन और रात हो जाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी करता है। तो वो ऑर्बिटल का चक्कर प्लस अपनी जगह घूमना दोनों काम करता है। यानी इनकी भाषा में बातचीत अगर हम लोग करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे।
अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, है ए मैग्नेटिक निडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस। अच्छा, जो मैग्नेटिक निडल है किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बना देता हूं डायग्राम आपके लिए, आप उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। देखिए, जब भी हम लोग ऐसा बनाते हैं, यहां डेंसिटी ज्यादा है तो यहां बी की वैल्यू ज्यादा है, यहां इस पोजीशन में डेंसिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी कम है। इस ए से बी तो लिख दिया, ए और सी के बीच की बात कर लूं, अगर कोई यहां पे मैग्नेटिक निडल में रख दूं, सपोज करिए ऐसे, समझाने के लिए कि ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा फोर्स, और इस पे फोर्स इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम लगेगा क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड कम है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे। तो दोनों में फोर्स सेम नहीं लगेगा, पहली बात। अब यहां सपोज करिए यहां पे 10 न्यूटन लगा और यहां पर लगा सपोज करिए 8 न्यूटन, इसके ऊपर सपोज करते हैं, इसके ऊपर ऐसे लगा फोर्स, तो इसके ऊपर ऐसे लगा, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में उधर धक्का मार रहा है, तो इसमें 8 न्यूटन मिलके टॉर्क डेवलप कर देंगे, कपल होना चाहिए टॉर्क के लिए ना, तो इसमें से 10 में से 8, 2 + 8 लिख लो, इस 8 ने इसके साथ 8 का जोड़ा बना दिया, कपल घुमाने काम करेगा, और 2 न्यूटन इसको आगे लेके चलेगा। तो ये ऐसे अगर है तो ये यहां भी आएगा, साथ साथ ऐसे ऐसे घूमेगा भी, आप समझ पा रहे होंगे, यानी इसको टॉर्क भी लग रहा है और नेट फोर्स भी लग रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फोर्स एंड ए टॉर्क, बोथ आर एक्टिंग। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता बच्चों, समझना मेरी बात, यहां पर कोई आप रखे होते नॉर्थ और साउथ, तो यहां पे टॉर्क लगता लेकिन नेट फोर्स नहीं लगता। नेट फोर्स कितना होता? 0, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगता उतना ही फोर्स इधर लगता, सेम। सपोज 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन मिलके कपल फॉर्मेशन टॉर्क तो बनाते, ये आगे ना बढ़ता, यही घूम जाता है ऐसे। ये क्या कर रहा है? आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। बात पकड़ पाए होंगे। ये यूनिफॉर्म की कहानी थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, और नॉन यूनिफॉर्म की थी। आपको बात को अच्छे से बताने की कोशिश की है, उम्मीद आप बात पकड़ पाए होंगे। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म लिखा या नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ था तो उसकी कहानी में फोर्स और टॉर्क दोनों, और यूनिफॉर्म लिखा हो तो ओनली टॉर्क, नो फोर्स, नो नेट फोर्स। बात पकड़ में आई होगी, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें लिखा है इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? वो प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ और साउथ पोल से जाता है, मैग्नेटिक पोल से जाता है, उसे मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। जब भी आप कंपास लटकाएंगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लटकता है। भाई वो तो जाएगा ही उसी प्लेन में ना, और कहां जाएगा? तो अब आपका एक प्लेन बना, जिस प्लेन में आपकी निडल लटकनी है, सपोज करिए ये मैग्नेटिक कंपास है, ये निडल है, और बोल रहा है इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दी। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई प्लेन है तो ये तो निडल हमेशा ही उसके परपेंडिकुलर या वर्टिकल रहने वाली है, क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर और ये निडल इसी प्लेन में रहने वाली है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिप निडल विल बी ऑलवेज वर्टिकल, उस प्लेन के वर्टिकल। ये कहानी इसमें चलेगी। चलिए आगे चलते हैं, बात समझते हैं। If the horizontal and vertical component of the Earth's magnetic field are equal at a certain place, the angle of dip is, इन्होंने कहा जो BH है और जो BV है वो दोनों इक्वल है। बड़ी अच्छी बात। BH क्या होता था? उम्मीद है हम लोग को याद है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कॉस डेल्टा, और ये BV होता था, आपको याद होगा, B साइन डेल्टा। अब इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहां पर अगर मैं tan डेल्टा की बात करूं तो ये था BV/BH, ये फॉर्मूला भी हाथ में था, दोनों हो गए इक्वल। तो जब दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू 1 है, tan डेल्टा इक्वल टू 1, तो डेल्टा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर इज सी। इसका आंसर हो गया सी। कैसे हो गया आप समझ भी पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। इफ द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप की कहानी है। कोई करंट आई है मेरे ख्याल से, जैसा इन्होंने बताया है, ये सेंटर। इट्स रेडियस आर, इसकी जो रेडियस है साहब वो आर है। नंबर ऑफ टर्न्स इसके एन है।
इन इट आर ईच डबल्ड, सब दुगना कर दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट इट्स सेंटर बिकम्स, अच्छा अब अगर लूप है इसमें ऐसा सिचुएशन है तो जो फॉर्मूला था आपको याद होगा म्यू नॉट अपॉन 2ni अपॉन आर रहता था। ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब इसको सब कुछ डबल कर दिया है जैसा बता रहे हैं, तो अगर डबल कर दोगे तो b कितना हो जाएगा, b1 लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2 कांस्टेंट है, 2n कर दिया, 2i कर दिया और 2r कर दिया। एक 2 तो कट गया आपस में, एक 2 बचा रह गया, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 2 ni अपॉन r, तो वैल्यू हो गई 2b पहले वाला, तो डबल हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 टाइम्स हो गया। सब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरीके से देखिए आप इस सवालों को निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आने चाहिए। चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वो लाइनें कैसी होती हैं? अरे भाई वो लाइनें स्ट्रेट एंड पैरेलल होती हैं। वो लाइन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट होगा और पैरेलल होगा और कोई शेप उनका नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, आगे की चर्चा करेंगे। आगे बीम की बात कर दी लग रहा किसी, तो देखते हैं क्या है। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड शायद ये लिखा हुआ है और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है वो 2 टेस्ला लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रॉन्स विच पास अनडिविएटेड, अच्छा वो अनडिविएटेड रहे, हैव वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी पता करनी है। हमको मालूम है कि कोई भी मान लीजिए चार्ज जाता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अनडिविएटेड तभी रहेगा जब दोनों फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगें और इक्वल लगें। कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे जिसे आप QE बोलते हैं, तो इसकी विपरीत दिशा में हमारा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगे जिसे हम QVB बोलते हैं। साइन थीटा 90 ले लिया है बराबर करने के लिए, ठीक, क्योंकि एंगल की जिक्र नहीं है, 90 डालते ही हैं नॉर्मली। तो ये दोनों की बात बराबर हो जाएगी, तब ये कहानी अनडिविएटेड रहेगा, सीधा चलता रहेगा अगर दोनों इक्वल है तो मैं यहां पर लिख देता हूं QVB इज इक्वल टू QE। ये आप पढ़े भी होंगे, Q से Q कैंसिल हो गया। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी फिल्टर पढ़ते थे, वहां पर है E अपॉन B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 7.2 इंटू 10 की पावर 6 और ये मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। वैल्यू आ गई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जो ऑप्शन दिया है इसे चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका आंसर हो जाता है बी। इस तरह से देखिए ये एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो बच्चों करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं तसल्ली से बताऊंगा अभी आपको। देखिए लिखा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me रिवॉल्व्स अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस Ze। मैं यहां बातचीत करूं अगर अभी, तो यहां पर कोई प्लस Ze चार्ज है न्यूक्लियस में, और इसके अराउंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है। सपोज करिए ऐसे चक्कर लगा रहा है, शायद ये डायग्राम हमें दोबारा बनाना पड़ जाए, देखते हैं। शो दैट इट बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। हैज प्रूव दैट द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट एक्सप्रेस्ड म्यू इज इक्वल टू -e टू me L, और L क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। L हमारा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और साथ में सिग्निफिकेंस देना है इस नेगेटिव साइन का। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सा है, सवाल में है, लेकिन बच्चों को तकलीफ कभी कभी रहती है, तो इसको मैं पूरा समझा देता हूं आपको लगे हाथ, जिससे ये तकलीफ दूर हो जाए। तो चलिए बात यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको और ऊपर लेके जाते हैं बेटा, और देखते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो यहां पर देखिए अब मैं डायग्राम बनाता हूं, और डायग्राम समझिएगा। बीच में प्लस था Ze, और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था इस तरीके से। सपोज करिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगवा देता हूं। तो पहले तो हम ये देख लेना चाहेंगे कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम L है उसका डायरेक्शन क्या है बेटा, और हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M था उसका डायरेक्शन क्या है।
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, जिस दिशा में करंट फ्लो होती है उस दिशा में राइट हैंड का उंगलियों को कर्ल करते हैं और अंगूठा बताता है डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव वाला सेंस किधर हो गया, इसका उल्ट कलर ही नहीं बदला, ये पॉजिटिव वाला सेंस हो गया ऐसे ऐसे। आप समझ में रहेगा, आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूं। तो अगर ऐसे बन गया तो अगर ऐसे उंगलियों को मोड़ोगे, पॉजिटिव की तरफ मोड़ते हो ना, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा हो, करंट जिधर फ्लो हो रही हो, तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, नीचे डायरेक्शन दिखा रहा है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की कहानी है, मैं इधर से सेंटर को ऐसे डॉटेड लाइन दिखाता हूं और ऐसे दिखाता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम, ये जानना जरूरी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, फिर से रेड लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जल रहा है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, सपोज कर लीजिए। तो वेलोसिटी हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो r क्रॉस p होता है। p क्या था, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम किस दिशा में होता है, जिस दिशा में v होता है। तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया और ये समझ लीजिए हो गई r रेडियस। तो अगर आप ऐसे v r से v की तरफ मोड़ोगे ऐसे, तो किधर जाएगा ये देखिए, ये तो चक्कर ऐसे ऐसे लगा रहा है ना, ये बनाया ऐसे। तो ऐसे अगर आप चक्कर लगाओगे तो किधर जाएगा, ऊपर r क्रॉस p। तो l का डायरेक्शन किधर है बेटा, ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ l। व्हाट इज l, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और L और M दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, इसीलिए नेगेटिव साइन आता है। सिग्निफिकेंस पूछा था ना, यहीं से खेल खत्म हो गया इसका। ये माइनस क्यों आता है, ये जो म्यू है ये म्यू M है यहां, तो ये जो M लिखा हुआ है इसको मैं म्यूएल भी लिख सकता हूं। ये जो है दिस इज म्यूएल लिख दीजिए चाहे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, बात पकड़े रहिएगा। और ये एक वेक्टर है तो यहां भी वेक्टर क्वांटिटी होती ही है ये, तो म्यू लिख सकते हो, ये म्यूएल या म्यू लिख दीजिए आप, ये वही चीज है, घबरा मत जाना। तो ये माइनस क्या दिखा रहा है कि एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट इन नेचर है। बड़ी अच्छी बात है। अब इसका जो प्रूफ था उसको मैं प्रूफ करने की बात करूंगा, -E/2mel। तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, रुको ये भाई जहां तक दिखाई पड़ा, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, आप समझ गए इतना, ठीक है साहब। अब हमने ये मैग्नेटिक मोमेंट जो देखा था, वो म्यू जो लिखा था, इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहें हम तो क्या लिखते हैं बेटा, NIA, यही तो पढ़ा था, NIA। N का मतलब कितने चक्कर लगा रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसी को मैं अगर लिख दूं यहां पर, अगर समझाने के लिए आपको, कि भाई मान लीजिए यहां से मैं गिनना चाहता हूं कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगे, तो 1 सेकंड में चार्ज फ्लो हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, और कितने चक्कर लगाएगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर। और एक उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 10 है, तो 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाए, तो इंटू 10 करना होगा हमको। बात पकड़ में आ रही है ना। तो इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हैं 1/t टाइम पीरियड से। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। बात पकड़ में आ रही है शायद आपको। तो E इंटू 1/t, NI की जगह हो गया E इंटू 1/t, और ये एरिया है तो πr²। 1/t का रिलेशन जानते हैं अब हम लोग। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है जो हम लोगों ने दिखाई है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 2πr एक चक्कर में, और टाइम पीरियड t। तो ये 2πr/t है, तो t कितना हो गया बेटा, 1/t पकड़ दे रहे हो यहां से, तो ये वैल्यू हो गई 1/t ही यहां फीड कर देंगे, इसकी वैल्यू हो गई v/2πr। समझना, इसकी वैल्यू यहां डाल दो, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, EV/2πr इंटू πr²। क्या क्या कटा देखिए, पाई से पाई कट गया, इस r से इसका स्क्वायर कट गया, वैल्यू क्या आ गई, म्यू इज इक्वल टू EV/, और क्या बचा रह गया है, ऊपर शायद r भी है, नीचे 2 भी है, ये वैल्यू देखिए बची रह गई। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करने का है। हम ये जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो mvr होती है। यहां पर देखिए vr है, m नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस m से ऊपर और नीचे कर दो मल्टीप्लाई। ये देखिए vrm जो लिखा है उसकी वैल्यू हो गई l, तो EVL/2m वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। और इसको भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दो तो दोनों के बीच में निगेटिव साइन दे रहा हूं। निगेटिव साइन क्यों दिया है, आपको दिखाया था कि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, समझा के।
तो माइनस EV अपॉन 2m अपॉन L, और यही प्रूफ करना था। इसको पकड़ के रखिए, ये देखिए यहां पर यही आपको प्रूफ देखिए करना था, माइनस E अपॉन 2ME। अच्छा, V तो उसके साथ चला गया, V मैंने दोबारा क्यों लिखा हुआ है, ये देखिए V तो इसके साथ चला गया था बेटा। यहां की बात करते हैं तो V तो हम लोगों ने इस L के साथ ले लिया, क्योंकि L के साथ था MVR, तो ये MVR ये तीनों L के साथ चला गया, तो V नहीं मिलेगा यहां पर, V हटाओ, और यहां पर भी V हटाओ, तो ये E अपॉन 2m और ये रहा साथ में L। ये क्या है, ऑर्बिटल मोमेंट, ठीक, ये क्या है L, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और बाकी वैल्यू आप जानते ही हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये रिलेशनशिप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको शांति से एक दो बार कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करके दिखा दिया। और ये जो क्वेश्चन आता है तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, कहानी कब की है, जब एक लूप में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कोई 4 चक्कर लगा रहा है, तब एंगुलर मोमेंटम में और उसके डायपोल मोमेंट में, ऑर्बिटल मोमेंट में, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट में ये रिलेशनशिप होती है। ऑर्बिटल मोमेंट लिख दो, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट लिख दो, सब बात एक ही है, समझ पा रहे होगे उम्मीद करते हैं। तो ये इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये साइन कैसे मैंने घुमा फिरा के निकाला, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ध्यान से दोबारा देख लीजिए, पकड़ में आ जाएगी बात। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। इसका दूसरा सवाल लेते हैं। यहां पे बोला गया है, एट ए प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज B। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है B, एंड द एंगल ऑफ डिप, जो डेल्टा दे रखा है वहां पर दे रखा है 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। इक्वेटर पे आप जानते होंगे, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री। आप जान ही रहे हैं, ये पृथ्वी कुछ ऐसे बना दूं, गोला नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे दिखा दूं, तो ये रही साहब इक्वेटर की पोजीशन। यहां कहीं आप बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, वर्टिकल नहीं मिलता। तो हॉरिजॉन्टल में उस समय एंगल ऑफ डिप कितना रहता है, 0, केवल हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है। तो उस समय कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू, BH की वैल्यू क्या होगी, तो BH की वैल्यू हो जाएगी उस नए वाली इक्वेटर पर B इंटू कॉस डेल्टा, कॉस 0 है तो टोटल B के बराबर है। इस समय जितना मैग्नेटिक फील्ड का बराबर वैल्यू होगी, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं अभी B लिख के छोड़ दे रहा हूं, अभी लूंगा इसकी वैल्यू कि टोटल B कितना आने वाला है, इसको B लिख दो चाहो। अब यहां की बात करते हैं, यहां पर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब हमने देखा था, वो था साहब B के बराबर, और B की वैल्यू कितनी होती है, जो इफेक्टिव B होता है उसका कॉस डेल्टा। आपने देखा था एंगल ऑफ डिप अगर डेल्टा है, ये अगर BE है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ करता था BE कॉस डेल्टा, ऐसा ही निकाला है। तो BH की वैल्यू है BE कॉस डेल्टा, और BE कॉस डेल्टा, अब यहां वैल्यू क्या हो गई, BE कॉस, एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ये रहा B। तो यहां से BE कितना आ गया, B अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2B आ गया, ये वैल्यू हो गई 2, यानी ये वैल्यू हो गई 2B। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो नेट वही रहता है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बदलता है केवल, तो टोटल यहां पर B की वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2B, और ये आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार मैं समरी कर देता हूं। अब ये जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप होता है 0, कहां पर, इक्वेटर पर, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं मिलता, केवल ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है। तो यहां पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो वैल्यू होगी B' इक्वल टू B कॉस, B का मतलब B है, B कॉस डेल्टा, और यहां डेल्टा की वैल्यू 0 रखी तो B के बराबर हो गया। पहली बात, जो सिचुएशन दे रखी थी इन्होंने, वहां पे बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जबकि हमारा एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है, वो B के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर इस सिचुएशन में हमारा BH की वैल्यू रही होगी BE cos डेल्टा, ये तो होती है, तो BE cos डेल्टा बराबर है B के। अब cos डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करने पे 1/2 है, तो BE की वैल्यू कितनी होगी 2B, और यहां पर ये वैल्यू BE के बराबर है, तो 2B के बराबर हो गया। दैट इज योर आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ध्यान क्या रखना है, पोल्स पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा,
डेल्टा 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस बी एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। ठीक है, एट ए प्लेस बी उसका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होता है भाई, ये अर्थ की बात अभी समझाई थी। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ लो। ये आप इक्वेटर पे जाएंगे तो यहां पे मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल होती है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है यहां पर 0। तो यहां पर बीवी की वैल्यू जो होती है कहां पर, इक्वेटर पर, वो वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये आंसर हो गया, ऊपर की वैल्यू आपको भ्रमित करने के लिए दे रखी है, दैट्स ऑल। ये क्लियर है। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन। ऐसे कोई नीडल है वर्टिकल प्लेन में ऐसे घूम सकती है, वर्टिकल प्लेन ऐसे कहलाता है। ठीक है, प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ डिप डाउन एट 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई भी निडल 60 डिग्री डिप है। हम समझ गए ये एंगल ऑफ डिप दे रखे हैं, भाषा ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं बस, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों में रिश्ता क्या होता है, BH की वैल्यू होती है B cos डेल्टा। अभी देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नोन टू बी 0.4 गॉस। तो BH की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0.4 गॉस। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। B निकालने की बात कर रहे हैं, तो B तो बड़े सरल से निकल आया। तो B इज इक्वल टू 0.4 अपॉन कॉस डेल्टा, 0.4 और कॉस डेल्टा कितना, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होती है 1/2, 2 ऊपर चला गया तो 0.8 गॉस, और ये आपका आंसर आ गया। बस इतना ही आंसर आना है। ये पूछा था, ये आंसर हो गया, बात खत्म। देखिए कितना सरल सवाल होते हैं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको डीप पिप का समझ में आ जाना चाहिए, बात खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा एक अगला क्वेश्चन बेटा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज, BH की वैल्यू दे रखी है, और क्या बताया, 1/3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो 1/√3 टाइम्स ऑफ इज वर्टिकल कंपोनेंट, ये कंडीशन है। फटाफट फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप। हमें क्या पता करना है, करेंगे भाई डेल्टा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का और टू द मैग्नेटिक फील्ड का हमें बताना है। साथ में हमको BH अपॉन B की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो पहले हम ये जानते थे कि tan डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो होती है B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल। तो B वर्टिकल यहां से वैल्यू निकाली तो √3 आ जाएगी। BV अपॉन BH निकालो यहां से, तो BV अपॉन BH की वैल्यू हो जाएगी ऊपर नीचे √3। तो ये tan डेल्टा इक्वल टू √3, तो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तो आ गया 60 डिग्री, क्या है, एंगल ऑफ डिप। पहला आंसर आ गया, एंगल ऑफ डिप, आंसर नंबर 1 का मतलब फर्स्ट का आंसर है ऐसा। अब BH अपॉन BV की बात कर रहे हैं, तो हमको देखिए BH तो पता था, और B कितना होगा, तो B निकालने की कोशिश करोगे तो इसको लिखा जाता है BH का स्क्वायर प्लस, अच्छा एंगल ऑफ डिप मालूम है तो निकालने की ऐसे आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां पर आप निकालो तो BH की वैल्यू हो जाएगी, कहां लिखी थी, कहीं लिखी नहीं है। BH की वैल्यू हो जाएगी B cos डेल्टा। ठीक, तो B कितना हो जाएगा, BH अपॉन, BH भी तो नहीं दे रखा है, हमें वहीं से निकालना पड़ेगा फिर तो रेशियो फॉर्म में। BH अपॉन, खैर ये यहीं से रेशियो निकाल, cos डेल्टा कितना 60, तो ये cos 60 डिग्री। तो यहां पर देखिए BH अपॉन B कितना आ गया, BH अपॉन B, इसको नीचे इसको ऊपर, ये रहा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो BH अपॉन B आपके हाथ में आ गया है। तो BH अपॉन B कितना है,
BH इज टू B इज इक्वल टू 1:2। ये देखिए आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं, चलते हैं, इसके करते हैं अगले सवाल को। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बहुत ही आसान सवाल। देखिए क्या बोला इन्होंने, ए कंपास निडल फ्री टू टर्न इन ए वर्टिकल प्लेन। एक निडल है, ऐसे ही समझ लीजिए निडल है, ये वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है। वो प्लेन ओरिएंट्स इटसेल्फ विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एट ए सर्टेन प्लेस। ये वर्टिकल अपने आप को प्लेस कर देती है। आप ये जानते थे कि जब निडल हमारी ऐसे प्लेस करती थी हॉरिजॉन्टल से, तो हम इसको बोलते थे एंगल ऑफ डिप। आपको मालूम है ये वर्टिकल था, और ये बी था मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसे बीवी बोलते थे, इसे बीएच बोलते थे। अब यहां पर ये जो निडल है वो वर्टिकली ऐसे चली गई है, वर्टिकली नीचे की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप तो 90 हो गया, पहली बात, प्लेस, बात खत्म। और बीएच की वैल्यू हम जानते हैं, जो बीएच की वैल्यू होती है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस डेल्टा होती है। ये जो बी है इसका कॉस डेल्टा कंपोनेंट लेते हैं, और बी यहां पर कॉस डेल्टा कितना है, 90 डिग्री, तो आप लिख देंगे कॉस 90, और साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 होगा, टोटल जो भी होगा वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और एंगल ऑफ डिप तो हमने बता ही दिया 90 डिग्री है यहां पर। तो ये सिचुएशन आ जाती है, बहुत ही छोटा सरल सवाल था, हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए इस सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, कोई एक सर्कुलर लूप है रेडियस आर का, हैविंग एन टर्म्स एंड कैरिंग करंट आई इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन। देखिए आपको थोड़ा दिखाऊं, ये देखिए x लिखा, ये y लिखा, और ये z लिखा। इस प्लेन में कोई लूप है, ये एक्स वाई प्लेन में, ये जो प्लेन है, ठीक। अब इसमें क्या चीज कह रहे हैं, एन टर्न्स है, आर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है m, उसको लिख लेते हैं, क्योंकि आगे क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b है, b का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करती थी, m.b। अब यहां पर m किधर होगा, तो मान यहां पे जो लूप में चक्कर कौन सा चार्ज है, प्लस की माइनस, खैर कुछ भी हो, कैसे चक्कर मार रहा है तो दिया नहीं है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, इस तरीके से चक्कर मार रहा है, देख रहे हैं भाई, कोई चार चक्कर मार रहा है, तो जब चार चक्कर मार रहा होगा तो m की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या होती है, NIA। ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब इसको लिखेंगे तो यहां पर अब सेंस देखिए, तो ये हमारा जो मैग्नेटिक m है, ये घुमाते थे ना, राइट हैंड लिया, जिस डायरेक्शन में पोस्ट करंट जा रही है ऐसे जा रही है, तो उधर मुड़ा और नीचे चला गया, तो ये नीचे चला जाएगा। और अगर हमें नहीं मालूम कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर मार रहा, मान लीजिए इसको उल्टा चक्कर मार रहा हो, ऐसे चक्कर मार रहा हो इलेक्ट्रॉन, अब हमको तो पता नहीं, इसमें दिया नहीं है। अगर ऐसे चक्कर मार रहा हो तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव इसके उल्टा घूमेगा, यानी ये के डायरेक्शन में हमारा m आ जाएगा। तो हमें नहीं दिया है तो माइनस जबरदस्ती नहीं लेते हैं हम लोग, हो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यानी इसका जो m है, m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन z डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव z या निगेटिव z, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्म में k से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, m लिखता हूं, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और I तो I लिखे रहने दो, एरिया है पाई आर स्क्वायर, और ये रहा k कैप। ये देखिए वैल्यू लिख दी, वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर। दूसरी बात करते हैं b का, तो b की चर्चा इन्होंने ऑलरेडी करके छोड़ी हुई है। b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मैं इन दोनों का ले लेता हूं डॉट प्रोडक्ट। आप डॉट प्रोडक्ट लेना बड़ी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी देने वाला है। NI पाई आर स्क्वायर के कैप डॉट, और फिर से ये लिख देना होगा आई कैप बी वाई जे कैप, और ये रहा बी जेड के कैप। ये बात आप पकड़ पाए होंगे। जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो केवल के डॉट आई के डॉट जे तो हो जाएगा 0, के का के सही मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी NI पाई आर स्क्वायर, और ये रहा बी जेड। ये इसका फॉर्म, इसकी वैल्यू निकलेगी पाई आर स्क्वायर NI बी जेड। दिस इज योर आंसर, ये एक्सप्रेशन है।
पोटेंशियल एनर्जी का। ये आपका आंसर आ गया है। समझाने के लिए मैंने दिखाया जिससे बात अच्छी तरह पकड़ सके। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चर्चा मैं कर चुका हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे बहुत पूछा जाता है मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया देखने सुनने में। ये आप इस तरीके से इसकी फोटो समझ लीजिए और इनकी डेफिनेशंस जो होती हैं उसको याद कर लीजिएगा। ये पूछा जाता रहता है, जो मैंने समझाया भी है लेक्चर के दौरान। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके सामने लेके आए हैं। अब चलते हैं इसके अगले सेगमेंट पे, जो कि है बेटा केस स्टडी वाला सेगमेंट। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस करते हैं। नया इंट्रोडक्शन है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको। आओ चलो। तो इस तरह का जो केस स्टडी मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, काफी छोटा दिख रहा है। 5 क्वेश्चंस हैं, 4 करने होंगे। मैं एक एक करके पिकअप करूंगा जिससे बड़ा दिख पाए और मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए साहब, ये पहले क्वेश्चन की बारी आ जाती है। इसमें जो बातें कही हैं पढ़ते हैं। ए सस्पेंडेड मैग्नेट गेट्स अलाइंड विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस along the equator. A suspended magnet will align horizontally. इक्वेटर पर मैग्नेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेता है। The orientation of the magnet depends on the dip angle. डिप एंगल पे इसका ओरिएंटेशन डिपेंड करता है। ठीक है साहब। At that place, angle of dip is the angle between the net magnetic field of Earth and the horizontal. ये भी ठीक है, पता है हमको और लिखा भी है। At equator, एंगल ऑफ डिप इज 0। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप होता है 0। ठीक है। एंड एट पोल्स इट्स वैल्यू इज 90 डिग्री। और पोल्स पे कितनी होती है? 90। आपको समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए, नॉर्थ और साउथ जैसे था जो उन्होंने लिखा है, यहां पर एंगल ऑफ डिप 0 और यहां पोल पे चले आएंगे तो 90। ये कहानी ये बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास। दिस मीन्स एट इक्वेटर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। हमारी जो इक्वेटर पे है वो सारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा, वर्टिकल 0 हो जाएगा। और पोल्स पर इसी का उल्टा, वर्टिकल मिलेगा, हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा। और एट पोल्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल। ठीक है साहब। इफ एस इज द एंगल ऑफ डिप, एस नहीं है, डेल्टा है जहां तक, खैर, इफ एस इज द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस एंड बी इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये डेल्टा था, is BH is equal to B cos delta. The vertical component BB is equal to B sin delta. यही सब हमने पढ़ा है। B की वैल्यू हो गई अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस B, यहां पर लगा दीजिए, यहां स्क्वायर, और 10 डेल्टा BV अपॉन BH। ये सारी वैल्यू हमको मालूम है, सब पढ़ा है, वही चीज रिपीट की है। अब देखते हैं आगे क्या है, इसके क्वेश्चंस के जवाब जो देने हैं। ए मैग्नेट स्टैंड्स वर्टिकल एट ए प्लेस When suspended that place will be. आपका वर्टिकल कब होगा बेटा? जब हमारा एंगल ऑफ पोल्स पे होगा बेसिकली। अब बात की थी ना पोल्स में, जहां पे एंगल ऑफ डिप 90 होता था, तो इन्होंने बात की है, पोल्स की बात की है, तो ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि यहां पर हमारा एंगल ऑफ डिप कितना होने वाला है? 90 डिग्री पोल्स पर, और इक्वेटर पर हमारा डेल्टा होता है 0। तो वर्टिकल पोजीशन वहीं लेगा आपका, बाकी कहानी अलग की है। बात पकड़ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, नंबर 2। द एंगल ऑफ डिप ऑफ ए फेस वेयर द मैग्नेट गेट्स अलाइंड कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब एंगल ऑफ डिप 0 हो जाए। तो एंगल ऑफ डिप ये हो गया 0, तो ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गया। आप जान ही रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड था जो ये डायरेक्शन बना है, और ये एस लिखा है, इसको मैं डेल्टा से दिखाता हूं जो उन्होंने चर्चा की है। कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, जिससे ये बी BH के डायरेक्शन में चला जाए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिलेगा, ए है, जहां पे एंगल ऑफ डिप 0 हो। नंबर 3 क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस आर, ये बी है, √3/2 B and B/2 respectively. When a magnet is left free at that place, the angle made by its magnetic axis with the horizontal is. ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप पूछ रहे हैं कितना है, तो हम लोग को मालूम है कि जो एंगल ऑफ डिप होता है, उन्होंने दिया भी है, वो है BV अपॉन BH। अब यहां पर जो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, तो यहां पर लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3/2 इंटू B, और वर्टिकल कंपोनेंट है साहब B/2।
b/2। अब इससे कट्टम काटी खेला आपने, तो 1/√3 निकला। आप देख पा रहे होंगे जब 1/√3 निकलेगा 10 डेल्टा इज इक्वल टू, तो आप जानते ही हैं यहाँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है, थोड़ी अपने आप को कंट्रोल कीजिए और सारे सवाल आप सही कर लेंगे। ये बी ऑप्शन 30 डिग्री हो गया। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए कितना सरल है। अगले सवाल की बात करते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज ए वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ नहीं मिलता, हमारा इक्वेटर पे नहीं मिलता। थोड़ा फोटो से फिर से दिमाग में घुसेड़ देते हैं आपको जैसा बताया था कि अर्थ का गोला है, ये नॉर्थ ये साउथ एक मोटा मोटा समझा रहे हैं। इक्वेटर कहीं यहां कहीं आ जाएगी, तो यहां पर आपको एंगल ऑफ डिविजिबिलिटी 0 मिलता है। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, वर्टिकल कंपोनेंट मिलता ही नहीं है। और पोल्स इसे बोलते हैं पोल्स। ये क्या है, दिस इज इक्वेटर। ये पोल्स पे आ गए, तो पोल पे डेल्टा कितना हो जाएगा, वहां डेल्टा 0 था, या डेल्टा हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट पूरा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मिलेगा ही नहीं। अब जो सवाल की अब समझ लेते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज ए वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट, इक्वेटर पे 0 नहीं मिलता भाई साहब, वर्टिकल नहीं मिलता, बाकी हर जगह मिलता है। तो ये रही बात कहां, इक्वेटर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आप समझ भी गए, ये फंडा पकड़े रहिए। अगला इसका आखिरी 5वां नंबर सवाल है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूं, थोड़ा इधर देखिए आपको बढ़िया। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ हैज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 26 माइक्रो टेस्ला एट ए प्लेस वेयर द डिप एंगल, डेल्टा भी दे रखा है, वो है 60 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, हमें BV निकालना है। ये तो बहुत सरल सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 डेल्टा की वैल्यू BV/BH हुआ करती थी। तो BV की वैल्यू पुट कर दो, मालूम नहीं है भाई, पुट कास्ट कर दें। तो ये BV हो गया, और BH क्या है 26 माइक्रो टेस्ला। तो ये BV की वैल्यू हो गई, और 10 डेल्टा है 60 डिग्री, तो 26 और ये हो गया 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री होता है √3, तो 26 माइक्रो टेस्ला इंटू √3। √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 और मोटा मोटा 1.732। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अब काफी करीब आ जाएगी 45 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 माइक्रो टेस्ला। और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और इस तरह से देखिए अर्थ केस स्टडी वाले भी क्वेश्चन कितने आसानी से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की चिंता नहीं है। अब इसके लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जिसे बोलते हैं असर्शन रीजनिंग। आइए, तो बच्चों आ गए हैं असर्शन रीजनिंग पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और आसान रहता है। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल, कलर ले लेता हूं रेड है, व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओनली ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द डायपोल। ये गलत लिखा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म, आपको बताया था इसी लेक्चर में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब होता है तो उसके अंदर टॉर्क भी लगता है और नेट फोर्स भी लगता है, दोनों ही चीज लगती है। आपको बता भी रखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है और यहां पर कोई मैग्नेट रखा है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ में फोर्सेस दोनों बदल जाएंगे। और अगर ये तो हो गया फॉल्स पहले वाला। दूसरा रीजन, टॉर्क वुड नॉट एक्ट ऑन डायपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड वर यूनिफॉर्म। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म बात की जाए तो उसमें जो टॉर्क है, मान लीजिए नॉर्थ साउथ रखे हो, तो सेम फोर्सेस लग जाते हैं, सेम फोर्सेस लग जाएंगे, और सेम फोर्स लगने की वजह से केवल टॉर्क मिलेगा, आपको नेट फोर्स नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि टॉर्क नहीं होगा, नॉट एक्ट, विच इज ऑल्सो फॉल्स। तो बोथ आर इनकरेक्ट। तो ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका आंसर डी हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया ये आंसर नंबर डी कैसे आ रहा है। ये एक एक नंबर में घुमा घुमा के बातें पूछी जाती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी घुमाए आप ना घूमेंगे। तो चलते हैं दूसरे सवाल पर। इस सवाल पे आ गए, टू प्रोटेक्ट एनी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज पुट इनसाइड एन आयरन बॉक्स। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए हम लोग किसी भी चीज को आप मैग्नेटिक
जो आयरन का डब्बा है उसके अंदर रखते हैं, क्योंकि आयरन क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनको अट्रैक्ट करता है और अपने से पास कराता है। तो फर्स्ट आंसर इज ट्रू। रीजन आयरन इज द मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो आयरन होता है ये आयरन अट्रैक्ट करता है, ये बात ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस होने के होता है इस वजह से ऐसा होता है, ये ठीक नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आपको जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते थे, थोड़ा सा उसी की जानकारी है। तो ये लाइंस को अट्रैक्ट करता है, अपने में से लाइन को पास करता है, जिससे ये बच जाता है, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस है इस वजह से ऐसा करता है, ये बात सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हीलियम एटम इज 0। ये ऑप्शन है ट्रू, क्योंकि जो हीलियम एटम होता है वो 2He4 होता है, उसके अंदर 2 चार्ज होते हैं, पेयर में इलेक्ट्रॉन मिलता है। आप 2He4, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन हीलियम एटम ऑर्बिटल्स। ये भी ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है 2 वजह से देखिए मैग्नेटिज्म पैदा होता है, तो ऑर्बिटल मूवमेंट और दूसरा स्पिन, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो नेट जो रिजल्ट है मैग्नेटिक मोमेंट वो आपको हासिल नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट। और रीजन क्या है, हीलियम एटम ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड मिलते हैं, एक दूसरे के जो मूवमेंट है उसको उल्टी दिशा में चलते हैं। केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छा आपने पढ़ा होगा, एसपीडीएफ वगैरह जो बनाते हैं, एक ऑर्बिटल में एक का मूवमेंट दूसरा तो दूसरे का उसकी विपरीत दिशा में, उस तरह से एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं मिलता है इनको। अगले की बात करते हैं, गॉस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन मैग्नेटिज्म। ये ट्रू है, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। आपने देखा था कि B.ds की जो वैल्यू थी वो 0 आती है मैग्नेटिज्म के अंदर। मोनोमैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एक करेक्ट बात है और करेक्ट रीजन है। ये इसी का इन्फ्रेंस था कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से ये 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ए करेक्ट होगा। थोड़ा सा समझ के ही आंसर दीजिएगा, रटंत विद्या में नहीं जाना ठीक होगा, खतरा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन इज फाउंड बाय यूजिंग ए कंपास नीडल। ये फॉल्स है, क्योंकि आप जानते हैं जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करती है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करती है। अगर आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ चाहिए तो आपको एंगल चाहिए मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का, जिसे आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अल्फा बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर आपको एंगल पता होगा देन यू कैन फाइंड आउट द ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ। अदरवाइज ये जो कंपास नीडल है क्या बताएगी, ये बताती है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ नहीं बताती। उम्मीद है बात को आप पकड़ पा रहे होंगे। ये किस तरफ नीडल गोला है तो किस तरफ नीडल इशारा करेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नहीं। हाँ, ज्योग्राफिक नॉर्थ निकाल सकते हैं अगर आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता हो तो उससे फिर निकाल पाएंगे आप, वो वैल्यू लगा देंगे। क्योंकि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता ही क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन और इन दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल अल्फा। तो ये अगर चीज आपको पता चल जाए तो उतने एंगल से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये असर्शन इज रॉन्ग। The magnetic meridian of the earth is along the axis of rotation। ये भी गलत है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मेरिडियन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अर्थ का होता है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन के अलॉन्ग होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलॉन्ग नहीं होता जो घूमती है अर्थ। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये भी दोनों गलत हो गए, यानी दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझदारी के साथ असर्शन रीजन के सवाल किए जा सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का यहीं पे